हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के, ठीक है। तो मैं इस पे पार्ट 1 डाल चुकी हूँ और उसके पहले भी मैंने बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ज्यादातर 2021 और 2022 में जो भी कॉमर्स नेट के एग्जाम में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस मैंने लाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस समझिएगा, उसके बाद आंसर लिखते जाइएगा और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका इस इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप फॉलो करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, इससे पहले मैं पार्ट 1 डिस्कस करा चुकी हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द मोड ऑफ ज्वाइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉज डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा मोड है ज्वाइंट वेंचरिंग का जो कि इंटरनेशनल बिजनेस अलाउ करता है कंपनीज को कि वो बिजनेस कर सके अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। फॉरेन ओनरशिप को भी वो डिस्करेज करता है। तो ये क्या इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग कहलाएगा, क्या लाइसेंसिंग है, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, क्या ज्वाइंट ओनरशिप है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऐसा मोड ज्वाइंट वेंचरिंग का जो इंटरनेशनल बिजनेस को अलाउ करता है या फिर कंपनीज को अलाउ करता है कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस कर सके, तो वो है हमारा लाइसेंसिंग, ठीक है। लाइसेंसिंग के थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं ज्वाइंट वेंचरिंग मोड में। तो हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर 2 हो जाएगा लाइसेंसिंग, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। तो अगर हम लाइसेंसिंग की बात करें तो लाइसेंसिंग इज डिफाइंड एज अ बिजनेस अरेंजमेंट। ये एक तरह का बिजनेस अरेंजमेंट होता है जिसमें कंपनी ऑथोराइजेस अनदर कंपनी बाय इशूइंग अ लाइसेंस, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को अथॉरिटी देती है और एक लाइसेंस इशू करती है, ठीक है। टेम्परेरी बेसिस पे, एक मिनट रुक जाइएगा, टेम्परेरी एक्सेस इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि वो उसके दूसरी कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सेस कर सकती है उस लाइसेंस के थ्रू, जो उसको टेम्परेरी बेसिस पे लाइसेंस अलाउ किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करना, किसी का ब्रांड नेम यूज करना, कॉपीराइट यूज करना, ट्रेडमार्क इशू मतलब यूज करना, पेटेंट यूज करना या किसी की टेक्नोलॉजी यूज करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एडुकेट कंसिडरेशन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के मतलब जो कुछ कंडीशंस होती है लाइसेंसिंग में उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The company which want to establish a retail presence in an overseas market with minimal risk, the licensing strategy allows another person or business to assume the risk on behalf of the company. तो ये जो लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी होती है ये अलाउ करती है कस्टमर को कि वो एक दूसरे का रिस्क बियर कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लाइसेंसिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारी, उसमें कौन से ऐसे कमिटमेंट बिजनेस में दिए गए हैं कि हमें एथिकली ऐसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो पहला है हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन। दूसरा है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी। तीसरा है मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। चौथा है जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटिंग एंड मार्केट कंट्रोलिंग। और लास्ट है आपका रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी, सी और ई, ठीक है। बी जैसे कि लिखा है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी की बात होती है, इसमें मेंटेन किया जाता है इकोलॉजिकल बैलेंसेस को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटिंग और सॉरी ये नहीं होगा, ई होगा, बी सी ई, रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो सोसाइटी या चैरिटेबल एक्टिविटीज है या पब्लिक हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं या इकोलॉजिकल बैलेंसेस या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीजें हैं वो सब आ जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी समझ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR इज दैट अ कंपनी शुड प्ले अ गुड रोल इन कम्युनिटी। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपनी को एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए कम्युनिटी में, सोसाइटी में, ठीक है, एंड टेक इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स बिजनेस एक्शंस। तो हमें अपने इन्वायरमेंटल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज का ध्यान रखना चाहिए बिजनेस में कि कैसे हमें एक्शन करना है, कैसे हमारी सोसाइटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही आपके कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एज पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। तो ये भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्वेश्चन है जिसमें कैरोल मॉडल जिन्होंने दिया है उन्होंने कौन से 4 लेवल्स की बात की है। तो पहला ऑप्शन है फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल एंड लीगल। दूसरा ऑप्शन है फिजिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड इथिकल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड इथिकल। लास्ट ऑप्शन है फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड इथिकल, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कैरोल मॉडल के अकॉर्डिंग जो 4 लेवल्स दिए गए हैं CSR के वो है फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो कैरोल CSR जो मॉडल दिया है, पिरामिड दिया है, इज अ फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये जो हमारा CSR पिरामिड मॉडल है कैरोल का, ये कहता है कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि हम कैसे और क्यों ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द पिरामिड वाज डेवलप्ड बाय आर्ची कैरोल। तो इन्होंने आर्ची कैरोल ने इसको दिया था और इन्होंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैरोल्स 4-part definition of CSR was originally stated as follows। तो जो इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या क्या है। तो CSR इनकम्पासेस द इकोनॉमिक, इन्होंने इकोनॉमिक की बात की है, लीगल की बात की है, इथिकल की बात की है और फिलेंथ्रोपिक की बात की है। तो यही हमारे एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन से 4 मॉडल्स हैं, जो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो CSR मॉडल की या कैरोल मॉडल की, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमिक हो जाएगी, लीगल हो जाएगी, इथिकल हो जाएगी और फिलेंथ्रोपिक हो जाएगी, ठीक है। सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये दिया हुआ है कैरोल मॉडल ने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उपासला मॉडल की बात हुई है। उपासला मॉडल फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर। तो ये किस चीज के लिए वैलिड नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है एग्री बिजनेस इंटरप्राइजेस, फोर्थ है आपका ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस। तो अगर हम उपासला मॉडल की बात करें तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से भी रिलेटेड है, एग्री बिजनेस इंटरप्राइजेस की भी बात है, इसमें ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस की भी बात हुई है, लेकिन कहीं पे भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की बात उपासला मॉडल में नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही है जो बात जिसकी उपासला मॉडल में नहीं की गई है। चलिए अब इसका मॉडल भी थोड़ा देख लेते हैं। तो उपासला मॉडल की बात करें तो द उपासला मॉडल इज वन ऑफ द थ्योरीज डिस्क्राइबिंग द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फर्म्स। तो ये जो उपासला मॉडल है ये एक ऐसा मॉडल है एक ऐसी थ्योरी है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो इंटरनेशनलाइजेशन होता है फर्म का वो प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। द मॉडल स्टेट्स दैट फर्म्स फर्स्ट चूज टू एंटर नियर बाई मार्केट्स विथ लो मार्केट कमिटमेंट। तो एक बार स्टार्टिंग में जो है जो मॉडल है वो कहता है कि जो फर्म है उनको नियर बाई मार्केट में घुसने के लिए जो है लो मार्केट कमिटमेंट में घुसना चाहिए, ठीक है। द उपासला मॉडल इज बेस्ड ऑन 4 कोर कॉन्सेप्ट। तो ये 4 कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। एक आपका मार्केट कमिटमेंट, दूसरा मार्केट नॉलेज, तीसरा करंट एक्टिविटीज एंड चौथा कमिटमेंट डिसीजन। ये भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट हमारा मार्केट कमिटमेंट का, दूसरा है मार्केट के नॉलेज का, तीसरा है करंट एक्टिविटीज का और लास्ट है आपका कमिटमेंट डिसीजन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, सॉरी मैच लिस्ट करना है। मैच लिस्ट 1 को दूसरी वाली से लिस्ट करना है, ठीक है। तो पहले में कह रहा है फिस्कल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज।
तो अगर इसकी बात करें तो क्या ये कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ग्रुप है, या कोई बिजनेस एथिक्स है, या इकोनॉमिक पॉलिसीज है? तो इसके नाम से क्लियर हो जा रहा है ये फिजिकल, मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात कर रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है। तो ए का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है स्टेक होल्डर्स की। तो अगर हम सोशल ऑब्लिगेशंस की बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, तो बी का सेकंड हो जाएगा। इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा ए का फोर्थ, बी का सेकंड, ठीक है। ए का फोर्थ, बी का सेकंड, ए का थर्ड दिख रहा है, बी का फोर्थ दिख रहा है। ए का हमारा हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ लास्ट वाले में है, तो हमें लगता है कि फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें। जी जी, फोर्थ वाला सही है, यानी ए का हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिजिकल, मॉनेटरी ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, सोशल ऑब्लिगेशन हमारा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, क्रेडिटर ये स्टेक होल्डर और इंटरेस्ट ग्रुप में बात होती है। मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस द राइट और रॉन्ग, तो ऐसे प्रिंसिपल जो राइट और रॉन्ग डिसाइड करते हैं वो हमारे बिजनेस एथिक्स होते हैं। तो डी का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है? तो इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हमारे इकोनॉमी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको एडमिनिस्टर गवर्नमेंट करती है और उनको बनाती भी गवर्नमेंट है, इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके। तो फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, डिसीजंस हैं जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के डिसीजन है, रिच और पुअर के डिसीजन है, वो सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस होती है बिजनेस की अदर स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट ग्रुप। तो स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो इन बिजनेस स्टेक होल्डर इज एनी इंडिविजुअल, ग्रुप और पार्टी that has an interest in an organization and the outcomes of its actions। तो जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट या ग्रुप होते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, कम्युनिटीज आ जाती हैं और गवर्नमेंट भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स की बात करें तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस की बात होती है, क्या सही है क्या गलत है इसकी बात होती है। तो अगर हम एथिक्स का मतलब समझे तो एथिक्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हील इन बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू अ, बिजनेस एथिक्स की बात करें तो ये रिफर्स करता है कोड ऑफ कंडक्ट जो कि बिजनेसेस को एक्सेप्ट करना होता है और फॉलो करना होता है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो बिजनेस में जो रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं वही हमारे बिजनेस के एथिक्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन दी 6। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्शन 9 में कौन से जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहला है सिंगल टायर सिस्टम, दूसरा है 2 टायर सिस्टम, तीसरा है 3 टायर सिस्टम और चौथा है ओपन सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ हायरार्की। तो ये तो है ही नहीं है। तो अगर हम बात करें तो रिड्रेसल मैकेनिज्म जो कंज्यूमर डिस्प्यूट में सेक्शन 9 में जिसकी बात की गई है वो हमारे 3 टायर सिस्टम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे 3 टायर सिस्टम में, कौन कौन से आते हैं। तो सेक्शन 9 इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका जो सेक्शन 9 है उसमें क्या किया गया है, उसमें एस्टेब्लिश किया गया है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज को, जिसमें फॉलोइंग एजेंसीज की बात की गई है, यानी 3 टायर्स या 3 एजेंसीज की बात की गई है। ये आपने सुना भी होगा। पहला है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट कमीशन, तीसरा है नेशनल कमीशन। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया है स्टेट गवर्नमेंट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टेब्लिश किया गया है स्टेट के द्वारा, और यहाँ पे अप टू 1 करोड़ की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट कमीशन, इसको भी एस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और ये हर एक स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया है लेकिन इसको हर एक स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के अमाउंट की बात होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन, ये इसको एस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे हमारे 10 करोड़ से ऊपर की बात होती है, ठीक है। तो यही 3 टायर्स हैं जो कि इसमें बताए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को से जुड़े हुए हैं। पहला है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दूसरा है नेशनलाइजेशन, तीसरा है इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स, चौथा है रेगुलेटरी कंट्रोल्स, पांचवा है मूव टवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा बी, सी और डी यही 3 फैक्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। पहला आपका नेशनलाइजेशन, दूसरा आपका इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स और तीसरा आपका रेगुलेटरी कंट्रोल्स, ठीक है। बाकी ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये नहीं होगा, और आपका मूव टवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। तो पहला हमारा नेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन थ्रेटन्स नेशनल आइडेंटिटी बिकॉज इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर एनी वन national identity to maintain its distinctive significance and set itself apart from other national identities। तो यहाँ पे नेशनलिज्म की बात होती है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेशनल आइडेंटिटी को डिफिकल्ट बनाता है। एक एनी वन नेशनल आइडेंटिटी टू मेंटेन इट्स डिस्टिंक्टिव सिग्निफिकेंस, वो अपनी सिग्निफिकेंस को या पहचान को मेंटेन नहीं कर पाता नेशनल आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स। ये ट्रेड बैरियर्स को इमर्ज करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैरियर्स टू ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन में मोस्ट कॉमनली बैरियर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बैरियर्स हो जाता है, ठीक है। ट्रैफिक्स आर अ काइंड ऑफ टैक्स। टैरिफ्स हमारे एक तरह के काइंड ऑफ टैक्स होते हैं जो कि इम्पोज या इम्पोर्ट किए जाते हैं गुड्स पे, और कभी कभी एक्सपोर्ट करने पे भी गुड्स के टैरिफ्स लगते हैं, ठीक है, वो भी इम्पोर्टिंग कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं। लास्ट है हमारा रेगुलेटरी कंट्रोल्स। तो ग्लोबल ट्रेड विल नॉट बी एबल इफ देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस इन द नेशन। तो ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाता जब रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं अलग नेशंस में, ठीक है। तो ये हमारे 3 कॉमन बैरियर्स होते हैं। एक हमारा नेशनलिज्म, दूसरा हमारा इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स और तीसरा हमारा रेगुलेटरी कंट्रोल्स। ये 3 ग्लोबलाइजेशन के बैरियर्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है which is the most appropriate mode of entry in international business to an enterprise with little experience of international market। तो इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री है इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के लिए, ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो पहला है एक्वाइजेशन, दूसरा है स्ट्रेटेजिक अलायंस, तीसरा है ज्वाइंट वेंचर और चौथा है एक्सपोर्टिंग। तो अगर हम बात करें तो इसमें से सबसे अच्छा मोड या मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड हम बात करें तो वो है हमारा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग के थ्रू जो है हम आसानी से इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकते हैं और एक इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग ही हमारा मेन मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने का, ठीक है। तो देखते हैं एक्सपोर्टिंग इज द चीपेस्ट मोड। तो ये सबसे चीपेस्ट मोड है जो कि अवेलेबल है अमंग द रेस्ट एंड इज प्रेफरेबल टू अ बिजनेस एंटरप्राइज विथ लिटिल एक्सपीरियंस। तो इसके लिए हमें ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए। अंडर दिस स्ट्रेटेजी द कंपनी एक्सपोर्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स होम बेस। तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कंपनी एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट होम बेस से विदाउट एनी मार्केटिंग और प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज। बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी प्रोडक्शन के, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ओवरसीज के। तो एक्सपोर्टिंग हमारा सबसे चीपेस्ट मोड है और अप्रोप्रिएट मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का और उसका एक्सपीरियंस लेने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द थ्योरी दैट सजेस्टिंग दैट द पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर एंडोमेंट रादर देन प्रोडक्टिविटी was propounded by which one of the following। तो ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसने इंटरनेशनल ट्रेड में डिटरमाइन किया है फैक्टर एंडोमेंट को रादर देन प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और तीसरा है हेक्सर एंड बर्टिन ओलिन और चौथा है आपका माइकल पोर्टर। तो अगर हम बात करें तो हेक्सर एंड बर्टिन ओलिन ने ये थ्योरी दी है जो कि प्रोडक्टिविटी को छोड़ करके फैक्टर एंडोमेंट की बात करती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनकी थ्योरी में क्या क्या बात हुई है। द हेक्सर-ओलिन मॉडल इज एन इकोनॉमिक थ्योरी। ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि प्रपोज की गई है कंट्रीज के एक्सपोर्ट करने के लिए व्हाट दे कैन मोस्ट इफिशिएंटली एंड
प्लेंटीफुली प्रोड्यूस, तो ऐसी चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्री में जो इफिशिएंटली प्रोड्यूस की जा सकती है और प्लेंटीफुली प्रोड्यूस की जा सकती है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इस मॉडल को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडम स्मिथ का। तो एडम स्मिथ ने हमारे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी है। अगर हम डेविड रिकार्डो की बात करें तो इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की बात की है। अगर हम माइकल पोर्टर की बात करें तो इन्होंने पोर्टर्स नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की बात की है। ठीक है, तो ये चारों लोगों का आप याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो हमने 9 क्वेश्चन ही डिस्कस किया है, लेकिन इनमें हमें बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। एक क्वेश्चन को हमने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है ताकि आप अच्छे से एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन को समझ सको। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 9 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।